प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के सामाजिक अध्ययन के अध्याय अफवाह के साथ करेंगे और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल का पाठ 3 अफवाह। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अफवाह का अर्थ क्या है। हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और हिमालय की नदियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ को शुरू करने पर हमारा सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए कि अफवाह का मतलब क्या है। अफवाह का अर्थ है किसी भी क्षेत्र का नदी तंत्र। कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक नदी तंत्र बनाती हैं। दोस्तों, अगर आप भारत का भौतिक मानचित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि अलग-अलग दिशाओं से छोटी-छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं और इस बड़ी नदी के जल का निकास एक बड़े जलाशय में, जैसे कि झील या समुद्र या महासागर में होता है। दोस्तों, जब एक नदी तंत्र द्वारा किसी भी क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है तो उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी को अंग्रेजी में बेसिन कहा जाता है। अब जब हम अपवाह द्रोणी की बात कर रहे हैं तो चलिए ये भी जानते हैं कि एक जल विभाजक क्या होता है। दोस्तों, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देती है, उस तरह की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। दोस्तों, अगर अब हम भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत की नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करा जा सकता है। ये 2 भाग हैं हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिमालय की नदियों पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, हिमालय की नदियां अधिकतर बारहमासी और स्थायी नदियां होती हैं, जिनमें वर्षा से भरे जल के साथ साथ हिम पिघलने से भी पानी आता है। हिमालय की ये नदियां अपने बहने के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण करती हैं। ये नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती हैं और अपने ऊपरी भागों पर तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। अपने मध्य और निचले भागों पर ये नदियां धीमी गति से जल प्रवाहित करते हुए कई भू आकृतियां बनाती हैं, जैसे कि विसर्ग, गोखुर झील आदि। ये तो बात हुई हिमालय की नदियों की विशेषताओं की। चलिए अब कुछ जानकारी लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर मौसमी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन नदियों में पानी केवल वर्षा के जल से आता है। शुष्क मौसम में ये बड़ी बड़ी नदियां भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। ये छिछली और कम लंबाई वाली नदियां पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती हैं और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में।
दोस्तों, एक जानने वाली बात ये है कि अरब सागर की ओर पश्चिम में बहने वाली नदियां अपने मुख पर ज्वारंद मुख या फिर अंग्रेजी में एस्चुरी बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है हिमालय की नदियों पर विस्तार से चर्चा करने की और हम शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों, इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है गिलगिट गॉर्ज। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम जैसी नदियां इस नदी से पाकिस्तान में मिठानकोट के पास मिल जाती हैं। यहाँ से सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ये तो बात हुई सिंधु नदी की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। गंगा की मुख्य धारा का नाम भागीरथी है। यह धारा गंगोत्री हिमानी से निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ नदियों का नाम है यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हुई गंगा नदी की सबसे बड़ी शाखा है हुगली नदी। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है, जहां ये 2 भागों में बंट जाती है। इसमें से पहला भाग डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है और दूसरा भाग ब्रह्मपुत्रा नदी से मिल जाता है। दोस्तों, इस मेल को मेघना कहते हैं। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर एक विशाल डेल्टा बनाते हैं। इस डेल्टा को सुंदरवन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी की। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी भी सिंधु नदी और सतलुज नदी के स्रोत मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई सिंधु नदी से कुछ अधिक है, लेकिन इस नदी का अधिकतर मार्ग भारत के बाहर ही स्थित है। नमचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह नदी अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर दिबांग, लोहित और कैनूला जैसी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्रा नदी से आकर मिलती हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति तिब्बत के शीत और शुष्क क्षेत्र से होती है, इसलिए यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन भारत में प्रवेश करने के बाद ये नदी उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्रा नदी कई नदी द्वीपों का निर्माण करती है। दोस्तों, हर साल वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और इसलिए इस नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण असम और बांग्लादेश के क्षेत्रों में बहुत क्षति पहुंचती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में शांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा।
एक बार नजर डालते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने अफवाह का अर्थ जाना और हमने हिमालय की नदियों पर विस्तार से चर्चा की। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक समकालीन भारत में से पाठ 3 अफवाह जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, झीलों के बारे में जानेंगे और नदी प्रदूषण का भी हाल जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना भाग 2। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज के इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु का थॉमसन मॉडल। उसके बाद हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल और आखिर में हम पढ़ेंगे समस्थानिक एवं समभारिक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के पहले विषय से, परमाणु का थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित पदार्थ से बना हुआ है, जिसके अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल के कुछ निष्कर्ष। पहला, ऋणात्मक आवेश परमाणु के भीतर होता है। दूसरा, परमाणु से भी छोटा कण प्रकृति में होता है। तीसरा, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल की कुछ कमियां। यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु के अंदर धनावेश इलेक्ट्रॉन को कैसे बांधे रखता है। दूसरा, इस मॉडल ने परमाणु के नाभिक के बारे में भी नहीं बताया। तो इसी के साथ परमाणु का थॉमसन मॉडल यहीं पर समाप्त होता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। उससे पहले हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड के प्रयोग के अंतर्गत लगभग 2000 परमाणु की मोटाई की एक पतली स्वर्ण परत पर छोटे धनावेशित अल्फा कणों की बौछार की गई। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर अल्फा कण का सक्रिय स्रोत कुछ अल्फा कण फेंक रहा है स्वर्ण पत्र के ऊपर। आइए देखते हैं इस प्रयोग की क्या क्या अवलोकन थी। पहली, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से अविक्षेपित होकर गुजरे। दूसरी, बहुत कम अल्फा कण टकरा कर वापस लौट गए, यानी 180 डिग्री द्वारा विक्षेपित हुए। तीसरी, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो छोटे कोण से अविक्षेपित होकर गुजरे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल के निष्कर्ष। पहला, एक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होती है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक कोलंबिक आकर्षण के बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहां पर एक नाभिक जो कि परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच है और उसके ऊपर धनावेशित आवेश है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, वो उस नाभिक के ऊपर ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मॉडल की कुछ कमियां। पहली, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ नहीं बता पाया था। दूसरी, यह स्पेक्ट्रा की लाइन की व्याख्या नहीं कर सका। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, परमाणु संख्या। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहा जाता है, यानी कि परमाणु संख्या बराबर होती है कुल प्रोटॉन की संख्या के। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को इसका द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की कुल संख्या जमा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ, समस्थानिक। समस्थानिक एक तत्व के वो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है मगर द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक ही तत्व के समस्थानिक एक दूसरे से केवल न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। आइए देखते हैं समस्थानिक के उदाहरण। हाइड्रोजन के समस्थानिक। दोस्तों, प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। आइए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोटियम की परमाणु संख्या 1 होती है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या भी 1 होती है जबकि द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ट्रिटियम की परमाणु संख्या भी 1 होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 होती है। यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों की परमाणु संख्या 1 ही है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग है। इसीलिए इन्हें हाइड्रोजन के समस्थानिक कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समभारिक। अलग अलग परमाणु संख्या वाले अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या 1 ही है,
उन्हें समभारिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, इन सभी की द्रव्यमान संख्या बराबर है, इसीलिए इनको समभारिक कहते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ, समस्थानिक एवं समभारिक के बीच अंतर। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, जबकि समभारिकों की परमाणु संख्या भिन्न होती है। समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, जबकि समभारिकों की द्रव्यमान संख्या समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जबकि समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सीखा परमाणु का थॉमसन मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित पदार्थ से बना हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। यह मॉडल थॉमसन मॉडल की कमियों को पूरा करता था, और इसके अंदर हमने यह जाना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। उसके बाद हमने पढ़ा समस्थानिक एवं समभारिक। तो चलिए देखते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग सिद्धांत। इसके अंदर हम अलग अलग तरंगों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी कुछ उनकी विशेषताओं के भी, जैसे कि तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और आयाम। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यहाँ पर हम महान वैज्ञानिक प्लांक द्वारा दिए गए ऊर्जा के सूत्र के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, परमाणु की संरचना चैप्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल के दोष के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या खामियां थी रदरफोर्ड के मॉडल में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अपने सोलर सिस्टम को जानते हैं, सौर मंडल को जानते हैं, जहां सूरज के गोल गोल कई सारे ग्रह घूमते हैं, और इसी तरीके से, इसी तर्ज पे रदरफोर्ड का मॉडल अगर हम देखें तो वो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की घूमने की बात करते हैं। दोस्तों, एक बात पे चर्चा करना बेहद जरूरी है कि सूरज के अराउंड हमारे प्लैनेट्स घूमते, हमारे ग्रह घूमते क्यों हैं, और इसका रीजन आपको पता है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसका मेजर कारण है, जिसको निकालना भी हमें आता है। G कांस्टेंट है, m1 m2 मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर, जो दोनों में दूरी है उसका स्क्वायर से गुरुत्वाकर्षण बल हम निकालते हैं। और ये एक शक्ति है, सूरज और प्लैनेट के बीच में लगने वाली बल है, जो उन लोगों को बांध के रखती है और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने देती है। ठीक इसी प्रकार अगर रदरफोर्ड मॉडल में बात करें हम, तो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में भी फोर्स लगता है, जिसको कूलम फोर्स कहते हैं, कूलम बल, और वो भी गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही सिमिलर फॉर्मूला होता है उसका, जहां k कांस्टेंट होता है, Q1 में और Q2 चार्ज होते हैं दोनों में, Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, और दोनों में r स्क्वायर जो दोनों के बीच की दूरी है वो होता है। तो ये बल ऐसा कहा जा सकता है कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने के लिए ये बल लगाता है। मगर दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट और है, क्योंकि जब चार्ज ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है इस तरीके से, इस पर मैक्सवेल का एक सिद्धांत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ठीक है,
यही एक्सेलरेशन कूलम फोर्स हम लोगों को देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिशा बदल रही होती है और आपको पता है कि अगर कांस्टेंट स्पीड बराबर भी हो और दिशा बदल रही हो तो फोर्स उस पर लग रहा होता है। फोर्स या तो वेलोसिटी बदलता है या दिशा बदलता है या दोनों बदलता है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन, जहां फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन होगा ही, क्योंकि ma होता है फोर्स इक्वल टू, ये हमने पहले पढ़ रखा है, अब इसको और डिटेल में भी जानेंगे। तो सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। फोर्स हमने देखा कूलम फोर्स होता है, मगर उसके भी ऊपर एक ट्विस्ट ये है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ने ये सिद्ध किया था कि अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर घूमता है तो वो ऊर्जा इमिट कर, उसका एनर्जी इमिट करता है, ऊर्जा निकलता है उससे। और अगर ऐसा होगा तो जो बड़ा ऑर्बिट है वो छोटा होते 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 आके न्यूक्लियस में मिल जाएगा। क्योंकि तो यही मॉडल में यहाँ अगर ये देखें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन पे ये लगाएं तो ऐसा कहा जा, कैलकुलेट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में मिलने में 10 की पावर -8 सेकेंड लगेगा। 10 की पावर -8 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आकर के मिल जाएगा। मगर ऐसा होता नहीं है और यही खामी है रदरफोर्ड मॉडल की कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उनके हिसाब से जो मॉडल था अगर वो वैसे चले तो इलेक्ट्रॉन तुरंत न्यूक्लियस में आकर के मिल जाएगा, मगर रदरफोर्ड ने ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस अपने ऑर्बिट में ही क्यों घूमता रह रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट करिएगा। ये एक मुख्य खामी है रदरफोर्ड मॉडल की। और जो दूसरा बड़ा दोष है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से कॉन्फ़िगर होते हैं, किस तरीके से संरचना उनकी होती है एटम में। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो ये दो मुख्य दोष हैं रदरफोर्ड मॉडल के। अब देख लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने परमाणु की संरचना पार्ट के रदरफोर्ड मॉडल के दोष के बारे में चर्चा करी और आने वाले वीडियो में हम लोग बोर की परमाणु संरचना का मॉडल पढ़ेंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। और फिर से 12वीं कक्षा के फिजिक्स के चैप्टर में इस तरीके के टॉपिक आते हैं, तो अगर आप यहाँ सब कुछ समझ लेंगे तो वहाँ आपको बहुत सहायता मिल जाएगी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, नोट्स लेते रहिएगा और किताब में दिए गए प्रश्नों को भी जरूर बनाइए। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय अपवाह को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में हमने रसायन विज्ञान के अध्याय परमाणु की संरचना को पढ़ा, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी किया। आइए देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम सबसे पहले कक्षा 9 में हिंदी के अध्याय लहासा की ओर को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।